Hello everyone, good evening. Welcome to my channel Adarshalaya. कैसे हैं आप सब? आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाद में ज़्यादा देखते हैं, शायद ज़्यादा देर हो रही है। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि जितने व्यूज़ बाद में आते हैं उतने अटेंडेंस नहीं रहते हैं, तो अगर आपका कमेंट्स आए तो मैं आपकी सुविधा के हिसाब से थोड़ा बहुत टाइमिंग भी चेंज कर सकती हूँ। एक्चुअली ये टाइम मैंने अपनी जो स्टूडेंट्स मेरे जो लाइव क्लासेस कर रही थी उनके हिसाब से रखा था, बट खैर अब वो तो मुझे लगता है पास आउट होने जा रही होंगी। उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स CSIR वगैरह के लिए जो अटेम्प्ट ले रही हैं, दे कम ऑन माय चैनल रेगुलरली। मुझे देख के अच्छा होता है, लगता है, खुशी होती है। बट कभी कभी वो शायद उनको ये 8 बजे वाला टाइम सूट नहीं कर रहा है। तो एनीवे, मैं आप दिस चैनल इज़ ऑलवेज ओपन। कभी भी आप इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं। लाइव वीडियोस की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मेरे लिए बड़ा बहुत कन्वीनियंट टाइम ये हो रहा है, इसलिए मैं इस टाइमिंग को फॉलो अप कर रही हूँ। बट अगर आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आए टाइमिंग थोड़ी चेंज करने की स्टूडेंट्स, तो वी कैन गो ऑलवेज फॉर दैट। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट मेरी कुछ स्टूडेंट्स, they have approached, they are very much ready to help me in content creating. They are in very good positions. हम हमारी पढ़ाई बच्चियाँ हमसे बहुत आगे निकल गई हैं सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। सो ये मुझे बहुत प्राउड भी देता है कि आज कुछ मेरी स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया कि शी विल चेक माय चैनल एंड टेल मी क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। तो ये सब देख के बहुत खुशी होती है मुझे। सो हम शुरू करें अब, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है। जब तक और कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करें तब तक हम एक बार रिकैप कर लें हमने क्या पढ़ा। हम फ़िलहाल देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टाइप चैप्टर, जिसमें इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड सेलुलर इवोल्यूशन, दैट इज सेल कैसे बना, लाइफ कैसे शुरू हुई। लाइफ शुरू होने के साथ साथ लाइफ मतलब जिसको हम कहते हैं जीवन आने का मतलब सांस लेना, सांस लेने का मतलब ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन शुरू करना। तो इसके पहले हम एक बार जस्ट रिकैप कर लें कि हमने देखा था प्रीवियस जो थेरीज, वो सब हम अब वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। जस्ट लास्ट क्लास का एक रिकैप एट ए ग्लांस हम देख लें। हमने लास्ट क्लास में कीमोजेनी या केमिकल इवोल्यूशन से शुरू किया था, जब हमने देखा था कि अ, सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ लाइफ पे प्रोबायोन्ट्स के रूप में या हॉट डाइल्यूट सूप के रूप में, पर उसके पहले 20 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना। उसके बाद उस पर बहुत सारे करीब काफ़ी समय के बाद करीब 10 15 16 17 ईयर्स अगो तो लग गए अर्थ को कूल कूल होने में और एटमॉस्फेयर को चेंज होने में। जो लाल हॉट आग की तरह जलता हुआ गोला था, उसमें धीरे धीरे केमिकल चेंजेस होते रहे एटमॉस्फेयर में, क्लाउड्स हुआ, रेन हुआ। ये सब हम थोड़ा रिकैप इसलिए कर रहे हैं कि और 5 मिनट, दो 4 मिनट और हम पास कर लें, कुछ और स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन कर लें तो, अदरवाइज विल प्रोसीड। So overall chemical evolution and biological evolution, they occurred step side by side। अब मतलब ये इवोल्यूशन का मतलब ये है कि एक बार लाइफ आया और वो लाइफ जब अपीयर होने लगा जिस भी फॉर्म में, क्योंकि ये हम देख चुके हैं कि सबसे पहले प्रोबायोन्ट के रूप में, जिसको कि फर्स्ट लाइव लिक्विड कहा गया, हॉट डाइल्यूट सूप कहा गया, उसमें लिविंग एलिमेंट्स थे, लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स बनने लगे थे, और वो एक्यूमुलेट करके डिवाइडन मतलब अपने, जब तक ये सेल्फ प्रोड्यूसिंग नहीं होंगे तब तक इनको हम लाइफ नहीं कह सकते हैं।
तो फर्स्ट लाइफ लिक्विड हॉट डाइल्यूट सूप को कहा गया, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, और उसके बाद उसी उन चेंजेस के कंटिन्यूअस होते होते 6.7 बिलियन ईयर एगो में ये माना जाता है कि ये changes toward life started changing, and 1.5 billion years ago probably, जो आज का estimation है, life start हुआ अर्थ पर. So overall, 8 steps that we have seen in the last class, by chemical evolution and biological evolution मिला करके 8 steps मैंने बताए थे. First is the chemical origin. Second step is the formation of macromolecules. Third step is the formation of naked gene, that is nucleic acids. These all we have done in the last class. And fourth step is formation of probions. The न्यूक्लियोप्रोटीन्स न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं, अमाइनो एसिड मिलकर के कुछ प्राइमरी प्रोटीन्स बना रहे हैं, और इस तरह का एक सॉल्यूशन बना जिसको कि प्रोबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप कहा गया. एंड देन आज जो बाकी के 4 स्टेप्स हैं, स्टेप 5 फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स, दैट इज यूबायोन्ट्स. स्टेप 6 देखेंगे हम, इवोल्यूशन ऑफ मॉडल्स ऑफ न्यूट्रिशंस, कितने तरह के न्यूट्रिशनल कंडीशंस डेवलप हुए जो ये लाइफ का प्रोबायोंट, अभी भी कोई स्पीसीज या कोई ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट नहीं बना है, बट उनका ट्रॉफिज्म उनमें शुरू हो गया, दैट इज वो यूटिलाइज करने लगे हैं विद द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो यूवी लाइट्स हैं, थर्मल पावर है जो वॉल्केनोज के एरप्शन से हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस हैं जो लाइटनिंग एंड थंडरिंग से आ रहे हैं, और इन सभी चीज़ों को मिला करके जो एलिमेंट्स हैं, अब उन्होंने साइज ग्रो करना शुरू कर दिया है, उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं, इसलिए ट्रॉपिक कंडीशंस में कन्वर्ट हो चुका है. स्टेप 6 दैट वी विल सी कि कितने तरह के ट्रॉपिक कंडीशंस थे. Parasitism, saprophytism, then predatorship, chemoautotrophs, and anaerobic photoautotrophs, aerobic photoautotrophs. जब exactly true chlorophyll develop हो गया तो photosynthesis शुरू हो गया. Then step 7 will be oxygen revolution. जब ऑटोट्रॉफ्स आ गए और फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया, तो पहली बार ऑक्सीजन का रिलीज और ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुआ एनवायरनमेंट में, एंड दैट era has been told as the oxygen revolution. And the final step was the evolution of eukaryotes. तो ये 8 steps में 4 steps हम देख चुके हैं. आज हम 5वें स्टेप से शुरू करेंगे, जो है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स और यूबायोन्ट्स. यूबायोन्ट्स के बनने के पहले हमने देखा कि प्रोटोबायोन्ट्स बन चुके हैं, जिनमें कि प्रेजेंट हैं पॉलीसैकेराइड, शुगर और शुगर को मिला के, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को मिला के फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन बेस्ड शुगर फॉस्फेट्स मिला करके न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को मिला करके न्यूक्लिक एसिड्स बन रहे हैं, अमाइनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन्स बना रहे हैं. तो इस तरह से प्रोबायोटिक सूप with all micro molecules were present in this soup, and some molecules were non-randomly moving, whereas some other molecules were randomly moving. तो random moving elements का तो अभी उनको अपनी खोज और मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए, रेडिकल से यूनाइट करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, बट नॉन रैंडमली मूविंग मॉलिक्यूल्स वेयर started getting attracted with the opposite charges, that is positive charge were repelling each other, and positive and negative charged molecules were attracting each other. Such elements came close together, forming colloidal droplets which were unable to reproduce yet, but they were able to. अभी तो इन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं शुरू किया था, मतलब ये डिवीजन अपनी तरह के फॉर्म्स नहीं बना रहे थे, बट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि किस तरह से ये हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक कंडीशंस में स्वेल या श्रिंक करने लगे थे, मतलब इनकी साइज में वेरिएशंस होने लगे थे. और उसके बाद जो ड्रॉपलेट्स बने, जो कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स, उनको ओपारिन ने नाम दिया कोएसरवेट्स. इसके पहले कुछ साइंटिस्ट ने
इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को प्रोटीनॉइड्स भी कहा था। दैट इज 3 तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया, साइंटिस्ट ने बताया। पहला प्रोटीनॉइड्स, देन was where the coacervates, these coacervates were लैब में एक्चुअली कोएसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स को, कोएसरवेट्स को पारिन ने और माइक्रोस्फीयर्स को सिडनी फॉक्स ने लैब कंडीशंस में भी सिंथेसाइज करके शो किया कि किस तरह लाइफ ओरिजिन हुआ होगा। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि ओपारिन ने ये देखा कि प्रोटीन प्रोटीन के सॉल्यूशन को जब उन्होंने प्रोवाइड कराया कंडीशंस कंबाइन करने के, तो इन दैट कंडीशन कोई भी लाइफ कंटेंट, लाइफ एलिमेंट नहीं बना, दैट इज डिवाइडिंग एलिमेंट्स नहीं बना। बट ऑफ कोर्स और भी मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनने लगे थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बट देन Sidney Fox, he has now added lipids in this solution. Sidney Fox ने इस solution में lipid add किया, and then he observed that अब कोआसरवेट्स, माइक्रोस्फीयर्स, ये सारे कल हम देख करके लास्ट क्लास में हम देख करके आ रहे हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट में खत्म कर रहे हैं। इसको जस्ट याद करा रहे हैं आपको कि बिना इसको रिकॉल किए हुए ये समझना मुश्किल होगा कि कैसे डिवाइडिंग मॉलिक्यूल्स, सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स बने। सो नाउ we are coming there. So Sidney Fox had added now lipids in these solution, and then these macromolecules started showing the self dividing feature, that is by the process of binary fission. ये बाइनरी फिशन से डिवाइड होना हो करके सेल्फ रिप्लिकेटिंग कंडीशंस को अपनी तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी कोई ऐसा सेल की बाउंड्री नहीं बनी है, वाटर के मीडियम में ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और वो वाटर मीडियम एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी क्वालिटीज शो कर रहे हैं, कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स के रूप में हैं। और ये लैब में ये ऑब्जर्व किया सिडनी फॉक्स ने कि अगर लिपिड ऐड किया जाए कोएसरवेट्स वाले मीडियम में, तो ये जो कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड शोइंग द बाइनरी फिशन, मतलब अपनी तरह की ही रिप्लिका बनाना शुरू किया इन्होंने। एंड दो दैट कंडीशन हैज बीन टोल्ड दैट दिस लिपिड प्लस लिपिड ट्राई टू फॉर्म द कवर लाइक स्ट्रक्चर। अभी ये जो लिपिड का कवर बना है, लिपिड जो ऐड किया गया, तो उससे सिडनी फॉक्स ने ये ट्राई प्रूव करने की कोशिश की कि ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करके एक कवर बनाने के अंदर मॉलिक्यूल्स को इनक्लोज करने लगे हैं, और उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर बाइनरी फिशन शुरू हुआ है। सो दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट लाइफ. So it can be compared as the first protokaryotes or protobacteria with replicating quality. Now, this protobacteria has been this view of creation of protobacteria, इस तरह के प्रोटोबैक्टीरिया बनने के assumption को, थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया। ओपैरिन ने, हाल्डेन ने, सिडनी फॉक्स ने, और फिर मुलर और उरे ने प्रैक्टिकली, ये सबसे लास्ट में हम देखेंगे, अगले क्लास में हम एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, जिसमें मिलर ने लैब में सिंथेसिस करके बताया कि कैसे कंडीशंस में लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा, जो अब नहीं हो सकता है, क्योंकि तब रिड्यूसिंग मीडियम था, अब ऑक्सीडाइजिंग मीडियम हो गया है, जो डिग्रेड कर देगा इन सारे एलिमेंट्स को एटमॉस्फेयर में। सो नाउ डिफरेंट, अब अगर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या बायोजेनी को डिफरेंट पॉइंट्स में देखें, तो the different points may be defined as the microspheres have attained quality of forming their replica, जिसको कि बाद में आरएनए बताया गया, और उसके बाद गिलबर्ट ने आरएनए वर्ल्ड के हाइपोथेसिस या सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। These microspheres must have shown certain replicating errors. अब जब ये रिप्लिकेट हो रहे हैं, अब यहाँ से अगर आप रिकॉल करें, तो हम अभी जो इवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़ के आ रहे हैं, ये थ्योरी डार्विन की थ्योरी से मिलती है, कुछ हद तक कभी लामार्किज्म से भी मिलती है, बट ज़्यादा ये डार्विनिज्म को सपोर्ट करता है ये अजम्पशन कि जब ये रेप्लिकेशन शुरू हुआ इन एलिमेंट्स के कोलॉइडल सब्सटेंसेस में, तो इस दौरान रेप्लिकेशन का मतलब
उन मॉलिक्यूल्स ने अपनी तरह के मॉलिक्यूल्स बनाने शुरू किए। तो एग्जैक्टली अपनी तरह को रिप्लिका कहा गया, बट एग्जैक्ट दैट इन साइंटिस्ट का ये भी ओपिनियन था कि दीज मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव प्रोन्ड टू एरर्स, इन्हें गलती करने की आदत होनी चाहिए। अगर ये गलती नहीं करेंगे तो नए फॉर्म्स अगर नहीं बनेंगे, तो हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन इज नॉट द डेवलपिंग ऑफ और क्रिएटिंग द से ओन टाइप ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेल्फ। अपनी तरह ही अगर ऑर्गेनिज्म बनाते जाएंगे तो नए वेरिएशंस कैसे आएंगे, इवोल्यूशन कैसे आएगा? इवोल्यूशन तब आएगा जब रिप्लिकेशन के दौरान एरर्स होंगे, और इन एरर्स को सरवाइव करने के लिए, तो यहाँ से आप इसको को रिलेट कीजिए। और CSIR के नेट के क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में ये सारे फैक्ट्स आते हैं कि अगर ये एरर्स उसी लोकेलिटी में वो ऑर्गेनिज्म है, वो उसकी डाइवर्शन नहीं होता है, वो जिस इन क्लोज विसिनिटी में है वहाँ से बाहर नहीं निकलता है, तो इवोल्यूशन के चांसेस कम होंगे। क्योंकि न्यूली इवॉल्व कैरेक्टर, म्यूटेशंस होने चाहिए, रिप्लिकेटिंग एरर्स होने चाहिए, जिनको म्यूटेशन बाद में कहा गया, जो वेरिएशंस बनाते हैं। पर उन वेरिएशंस के साथ अगर वो ऑर्गेनिज्म, या अभी तो ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप हुआ है, अभी कुछ प्रोटोबैक्टीरिया बने हुए हैं, सो कॉल्ड प्रोटोबैक्टीरिया, फर्स्ट लाइफ ऑर्गेनिजम्स, वो अगर एनवायरनमेंट में एक्सपैंड नहीं करेंगे, उसी क्लोज विसिनिटी में रहेंगे, तो नए वेरिएशंस नहीं आएंगे, वो जो म्यूटेशंस हुए हैं वो डिसॉल्व, डाइल्यूट हो जाएंगे। सो इवोल्यूशन के लिए नाउ देयर इज को रिलेशन। इस थ्योरी को डार्विनिज्म से भी हम को रिलेट कर सकते हैं कि इनको अब इस पॉपुलेशन से जब ये बाहर निकलेंगे तो और ज़्यादा म्यूटेशंस होंगे, और ज़्यादा वेरिएशंस होंगे, और नए फॉर्म होंगे। बट चलिए, वो तो इवोल्यूशन के आगे कैसे हुआ होगा, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो ये हमने देखा कि अब जो माइक्रोस्फीयर्स बने हैं, माइक्रोस्फोरिक ग्रैन्यूल्स जो बने हैं नाउ, और कोलॉइड्स बने, कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स जो बने हैं, इनके अंदर अब सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है। So these colloidal substances and molecules were prone to errors leading to mutations, and these mutations, thus first life or protobacteria originated due to these mutations, and they have been referred as protokaryotes. Then, as a result of mutation, the protocells or eubionts were formed. अब ये प्रोटोबायोन्ट से यूबायोन्ट्स, यू नहीं है, ट्रू नहीं, यूबायोन्ट्स, the protocells or eubionts now evolved with more complex forms and were efficient to use the materials available in the surrounding medium, and they evolved in true protokaryotic bacterial cell. So it is said that प्रोटोबायोन्ट्स से यूबायोन्ट्स जब बने, तो वो यूबायोन्ट्स जिन एलिमेंट्स, जिन जिन सब्सटेंसेज में, जिन ड्रॉपलेट्स में थे, उनको फर्स्ट प्रोटोकैरियोटिक या फर्स्ट प्रोटोबैक्टीरियल cell कहा गया. Now these were first living beings, it has been said that these are the first single cell protobacteria or probacteria with yet naked DNA. अभी भी ये सिर्फ एक डीएनए का, नेकेड डीएनए के साथ ही हैं, अभी भी इनके सेल बाउंड्री इनकी नहीं बनी है. Now they were probably chemotrophs. It has been explained कि इन naked bacteria को, या first protobacteria were chemotrophs, as we have seen. मैं स्टेप बता कर के आई हूँ, अब हम ट्रॉफिज्म पे आ रहे हैं, किस किस तरह से एनर्जी सोर्सेज और मॉलिक्यूल्स को कंजर्म करना शुरू किया होगा इन सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज फूड के रूप में लेना शुरू किया. तो फर्स्ट were said to be the chemotrophs, जो केमिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, यूटिलाइजिंग केमिकल्स एज सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दे वेर एनारोबिक. अभी भी ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ये ट्रॉफिज्म जो है दैट इज कंप्लीटली एनारोबिक, बट दे वेर सेल्फ रिप्लिकेटिंग. दे डेवलप्ड लिपिड कोड. नाउ इट इज सेड दैट अब लिपिड आया एनवायरनमेंट में, लिपिड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स मिलकर के जो मैक्रोमोलिक्यूल बना है, उनमें कुछ फॉस्फोलिपिड्स ओरिजिनेट हुए बाय द पॉलीमराइजेशन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन.
और इन इस पॉलीमराइजेशन से दे डेवलप लिपिड कोट or microspheres and started converting into eubionts. So the protobiont, eubiont, protokaryotic cell, and eukaryotic cell. This will be the this might have been the path of evolution of the living organisms. Now these protokaryotic bacteria were chemoheterotrophs. अब ये chemotrophs, ये जितने तरह के वहाँ पे केमिकल्स थे, अलग अलग तरह के, हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो बहुत तरह के केमिकल्स को ये यूज कर रहे थे अपने ट्रॉफिज्म के लिए, खुद के अपने आप को ग्रो कराने के लिए एज ए न्यूट्रिशनल सोर्स. सो दे वे आर टोल्ड एज द कीमो हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया. दैट इज, ये कई तरह के केमिकल्स को ये ले करके रिड्यूसिंग एजेंट था सल्फर प्रोड्यूस करना. सबसे पहले इन्होंने शुरू किया विद द हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल्स के यूज से. So they have started utilizing various chemicals as food, and still they have no aerobic ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी भी नहीं था. तो एरोबिक ट्रॉपिज्म अभी तक नहीं शुरू हुआ है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो. नाउ दीज कीमो हेटेरोट्रॉप्स, दे नाउ मेनली रिड्यूस स्टार्टेड रिड्यूसिंग सल्फर. हाइड्रोजन सल्फाइड जो अब बनने लगा था एटमॉस्फेयर में, उसमें से सल्फर को रिड्यूस करना शुरू किया इन्होंने. एंड देन with the source of that sulfur, they have with the source of energy. अब इसमें क्वेश्चंस कुछ हैं जो हम बीच बीच में क्वेश्चन नहीं लाते हैं. क्वेश्चंस कलेक्ट करके इन द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर we will see certain the experiments and then certain question answers. Now these chemoheterotrophs formed bacterial chlorophyll. क्लोरोफिल के लिए जो सिंथेटिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड थे, इन कीमोहेटेरोट्रॉप्स ने स्टार्ट किया बैक्टीरियल क्लोरोफिल बनाना. दैट हेल्प बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट से यूवी रेज आ रहे थे, ऑक्सीजन अभी नहीं, कहीं पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है. यूवी लाइट रेज के को सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह से यूज करके इन बैक्टीरिया ने बैक्टीरियल क्लोरोफिल ग्रो किया, जिसकी सहायता से कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ये जो सन का यूवी लाइट सन से आ रहा था, उसको केमिकल एनर्जी में इन्होंने कन्वर्ट किया. और इट आल्सो मे बी सेड एज कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, a process or mode of nutrition that is called as chemosynthesis. कीमोसिंथेसिस शुरू हुआ ऑर्गन एलिमेंट्स का, और इस तरह के जो एलिमेंट्स जो लिविंग फॉर्म्स बने, उनका नाम दिया गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एक्सेट्रा. नाउ दीज वेर अगेन, अभी भी ये प्रोबैक्टीरियंस हैं. नाउ दीज क्रोमा हेटेरोट्रॉप्स यूज्ड हाइड्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ वाटर. फोटोसिंथेसिस में आपको याद होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है विद द क्लोरोफिल, और ऑक्सीजन रिलीज होता है. यहाँ पे अभी भी ऑक्सीजन वाटर नहीं इस रिड्यूसिंग इक्वेशन में या रिएक्शन में वाटर की जगह H2S को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए सल्फर रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट में. Hence they were non-oxygenic photosynthetic bacteria. इसीलिए इनको non-oxygenic photosynthetic bacteria कहा गया, जिनमें आते हैं प्लांटोनिक सल्फर बैक्टीरिया, जो जहाँ पे जो सल्फर एटमॉस्फेयर में सल्फर रिलीज कर रहे थे, एंड दैट photosynthesis was the chemical photosynthesis. That was not the true photosynthesis जो क्लोरोफिल अब होता है, जो वाटर को हाइड्रोलाइज करता है. Now these chemoheterotrophs started converting into photoautotrophs. अभी तक ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, अभी तक ये अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत डिफरेंट केमिकल्स को फूड की तरह यूज कर रहे हैं. Now they have started converting into photoautotrophs due to some molecular changes in bacterial chlorophyll, transforming into true chlorophyll. अब ट्रू क्लोरोफिल बनना शुरू हुआ. अब ये ट्रू क्लोरोफिल का एग्रीगेशन डिफरेंट एलिमेंट्स का collectively they started forming true chlorophyll, which will now go or do breakdown of water releasing oxygen. So this was the, अब यहाँ पे step 7 आ रहा है, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन.
फॉर द फर्स्ट टाइम अब ये माना जाता है कि करीब करीब 1.5 बिलियन ईयर्स अगो से थोड़ा कम 1.2 1.3 बिलियन ईयर्स अगो, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन स्टार्टेड रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर बाय दीज क्लोरोफिल्स, जिसको आज फोटोसिंथेसिस के रूप में हम कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको इनको यूटिलाइज करके ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ, शुगर बने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्च बने, हीट रिलीज हुआ और फ्री ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुआ इन द एनवायरमेंट. Now, these free oxygen releasing bacteria were named as oxygenic photosynthetic bacteria. Oxygenic photosynthetic bacteria का best example है cyanobacteria, that is the blue green algae. जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ा, जैसे जैसे क्लोरोफिल का अमाउंट accumulation बढ़ा, amount of oxygen released in the environment also started increasing. And अब ऑक्सीजन का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, हाइड्रोजन का अमाउंट कम होना शुरू हुआ, तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बदलना शुरू हुआ. नाउ O2 के प्रेजेंस में नेचुरल ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, डिग्रेडेशन, दैट इज द एलिमेंट्स को डिग्रेड. इसीलिए अब जो आज का एटमॉस्फेयर है, कहा जाता है कि ये सारे एलिमेंट्स जो पहले जमा हो करके इस तरह के चेंजेस किए, वो अब नहीं क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आज ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो इन सारे एक्यूमुलेटेड एलिमेंट्स को डिग्रेड कर देगा, जो तब नहीं कर पाया. इसलिए फ्री लाइफ, मतलब बिना एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के लाइफ शुरू हो सका होगा. दीज आर ऑल द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द साइंटिस्ट. So no further chemical evolution was now possible. Now again the question answers are there that we will discuss in the last class, in the next class. Now it was time of oxygen revolution with emergence of free oxygen. बहुत सारे revolutionary changes आए, like liberation of free oxygen by cyanobacteria. A major revolutionary change occurred in the history of Earth. Now it resulted into many major changes, like atmosphere change from reducing to oxidizing, stopping further chemical evolution, free oxygen oxidized methane, ammonia, etc., to release gases like carbon dioxide, nitrogen, water, then carbon dioxide, carbon monoxide, other different type of oxides. Now, accumulation of free oxygen formed a layer of ozone. अब नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ओजोन का फॉर्मेशन शुरू हुआ. अभी तक ओजोन फ्री एनवायरनमेंट था, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज फ्रीली एटमॉस्फेयर में फैले हुए थे. अब ये ओजोन के ऑक्सीजन के एटम्स मॉलिक्यूल कलेक्ट होकर के कंबाइन होकर के ओजोन बनाने लगे. दैट इज, यू नो, ओजोन इज O3. ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O3 बना ओजोन बना, जिसकी एक लेयर एटमॉस्फेयर के, अर्थ के जो डिफरेंट लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर जो जहाँ पर माना जाता है कि लिविंग गैसेस हैं, और उनको सेपरेट किया इस ओजोन लेयर ने. यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करना शुरू किया. जो सन से डायरेक्ट यूवी लाइट आ रहे थे, जो कि शायद बर्न कर देने वाले फैक्टर्स थे लाइफ के, ओरिजिनेटिंग लाइफ के लिए, उनको रोकना शुरू किया. उनके लिए एक छतरी बनाई एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन ने. नाउ these ozone started absorbing UV light coming from sun. Now some prokaryotes adapted themselves for aerobic mode of respiration, providing approximately 20 times more energy. एरोबिक मोड ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन जब शुरू हुआ, तो 20 गुना एनर्जी का लिबरेशन बढ़ा. ये तो आप को समझना होगा, याद करना होगा, रिकॉल करना होगा कि कैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारे शुरू हुए. एटीपी का फॉर्मेशन शुरू हुआ, तो इस तरह से सेलुलर लाइफ, सेलुलर एक्टिविटीज शुरू हुई. यूवी की डायरेक्ट रेज रुकने के कारण सेल स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू मोर स्टेबल लाइफ फॉर्म्स. इवोल्यूशन के नए कैरेक्टर. अब यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये लाइफ का इवोल्यूशन शुरू हुआ, लाइफ की ओरिजिन अब शुरू हुई है. दैट इज हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ. नाउ कम्स द सेलुलर इवोल्यूशन. अभी तक सेल का इवोल्यूशन नहीं शुरू हुआ है. एज आई हैव टोल्ड यू,
हम लोगों ने पहले भी देखा है डार्विनिज्म में भी कि इवोल्यूशन तब होगा जब नए अडाप्टेशंस होंगे, और वो नए अडाप्टेशंस और ज़्यादा इवॉल्व करेंगे क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए ज़रूरी है कि ये जो ऑर्गेनिज्म सो कॉल्ड फर्स्ट लाइफ इवॉल्व हुआ है, ये माइग्रेट करें। अभी तो ऐसा हुआ नहीं है कि कहीं से कहीं कॉन्टिनेंट्स वगैरह तो बने नहीं हैं, वही अर्थ है। तो माइग्रेशन का मतलब यहाँ पे अर्थ के डिफरेंट जोन्स में नए नए पॉपुलेशंस के बीच में इंटरेक्शन शुरू होना इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन नए कैरेक्टर्स के डेवलप होने से नहीं होता है, बल्कि न्यू अडाप्टेशंस होने से होता है, और उसको सक्सेसफुली ग्रो करने से होता है। नाउ सम बैक्टीरिया एक्वायर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड they have started consuming 20% more energy. Now major changes resulted into true prokaryotic cell with cell membrane but no nuclear membrane. अब सेल मेम्ब्रेन बन गया है, बट अभी भी नेकेड जीन उस सेल मेम्ब्रेन के, लिपिड के मेम्ब्रेन के अंदर। इसीलिए फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन की जो मॉडल्स आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी अजम्पशंस, ये प्रूवन है कि जो लिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है in making the boundary of the cell. Now, mitochondria-like organelles started developing by endosymbiotic theory. Now, we will see, just now हम देखेंगे कि दो important theories बताई गई सेल के ऑर्गेनेल्स के बनने के बारे में। एक है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी और एक है इनवैजिनेशन थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स डेवलप हो रहे हैं, दूसरे एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को खा लिया पर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो वो बैक्टीरिया सिम्बायंट के रूप में उस बॉडी के अंदर रहने लगा, और वो माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह के न्यू ऑर्गेनल्स सेल में बनने लगे। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि किसी ऊपर से प्रेशर पड़ने की वजह से सेल्स की जो बाउंड्रीज थी मेम्ब्रेन के, वो इन्वेजिनेट करना शुरू किए। उसके बाद वो पिंचिंग से ओरिजिनल मेम्ब्रेन से अलग हुए और नए ऑर्गेनल्स बने। सो these two theories we will discuss, but इसको डिटेल्स में आज हम नहीं देखेंगे। Mitochondria like organelles developed by endosymbiotic theory, whereas other organelles developed by the invagination of the cell membrane. Now, labor of division started appearing in the organism, cells, tissues, organs अब धीरे धीरे ये बने होंगे। Finally, at around 1.5 billion years ago, life originated in the sea. So this is the history of or the story of life origin on the earth. अगर हम अभी पूरे जो हम पिछले आज हमारा ये है पार्ट 5, तो पार्ट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को अगर हम कंबाइन करें, जिप करें, तो हमारा जिस्ट अगर हम 4-5 पॉइंट में बताएं, तो ओपारिन हाल्डन ने बताया कि पृथ्वी कैसे बनी, समुद्र कैसे बना, मिनरल्स आए, केमिकल्स आए, इन्होंने मिल करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए। इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ने मिल करके कुछ इस तरह के ड्रॉपलेट्स बनाए, कोलॉइडल सब्सटेंस बनाए, they which were the self producing molecules or replicating molecules that can grow by themselves। मेटाबॉलिज्म शो करना शुरू किया इन्होंने, और अपने जैसे नया सेल्स को रिप्लिकेट करने लगे। Then copying of these replications must have been subjected to error through mutations। Next step में हुआ होगा कि errors हुए, they must have shown prone to the mutations। गलती करना इनका नेचर होना चाहिए, तभी ये इवोल्यूशन में नए वेरिएशंस में कन्वर्ट होंगे। तो it was told by the scientists they must have prone to do errors, and जब सेल्स की कॉपी बने, म्यूटेशंस हो, और म्यूटेशन is the raw material for evolution। So mutation has been considered as the raw material for evolution। Then the next step was the partial isolation। जैसा हम बता रहे हैं, ये डार्विनिज्म से मिलता हुआ जो पॉइंट हमने बताया। अब इन्हें आइसोलेशन की जरूरत थी। जिस सर्कमस्टांस में ये घिरे हुए थे क्लोज विसिनिटी में, उससे म्यूटेटेड या वेरिएशन वाले और
प्रोटोकैरियर, प्रोटोबैक्टीरिया या प्रोटो लिविंग थिंग्स या प्रोबायोन्स को अब डाइवर्ज होना था और नए नए फॉर्म्स के साथ मिलना था. दैट हैज बीन कॉल्ड एज पार्शियल आइसोलेशन. जहाँ है वहाँ से आइसोलेट हों और तब जाके they have evolved character. In otherwise the evolved character or mutated character will dilute. So if, when the isolation will be there, it will the characters, the mutated characters will go to the new population. नई जगह रिप्रोड्यूस करेंगे तो अच्छे वेरिएशंस होंगे. पुरानी डाइल्यूशन के कारण उतने अच्छे कैरेक्टर्स नहीं डेवलप होंगे. नाउ next step will be the high temperature on early earth. Now it has started falling down, fulfilling the requirement of mutation. These above conditions necessary for evolution of life, which may be uh, uh, which may be compiled as the protobionts, formation of protobionts or protocells that were called as the eobionts, and in say new cells bane. And these large molecule aggregates were the coacervates, microspheres, and जहाँ अभी हमने देखा प्रोटीनॉइड्स. किसी ने कहा कि 3 तरह के प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स थे: प्रोटीनॉइड्स, coacervates, and microspheres. Some other scientists were again express they specifically Sidney Fox and Oparin ने दो important type of protobionts बताए, that is the coacervates and microspheres. Some scientists were of the opinion that microspheres they started uniting to forming the different type of vesicles. So D. Moray was the first, namely important scientist, जिन्होंने बताया कि more and more molecules aggregated and started reproducing by budding. So for the first time vesicles में budding से reproduction शुरू हुआ. And माइक्रोस्फेयर्स में जो सिडनी फॉक्स ने बताया कि माइक्रोस्फेयर्स दे यूनाइटेड एंड दे हैव स्टार्टेड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. जब लिपिड के मीडियम में ग्रो किए तो बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन. तो फिशन एंड बडिंग ये दोनों एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिनसे न्यू लाइफ हैज स्टार्टेड डेवलपिंग. All these three properties of life, metabolism and growth, all these three molecules, first molecules or first eubionts, that is the coacervates, microspheres, and vesicles, have shown the properties of life, metabolism, and growth. Now the cells they have started developing or creating the enzymes, then electron transport system, then the first stage between living and non-living thing. यहाँ पे बिल्कुल डिस्टिंक्टिव जिन सेल्स ने लाइफ जिनमें लाइफ था उन्होंने एंजाइम डेवलप किए. रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म शुरू हुए विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम मॉलिक्यूल्स. देन ये तीनों प्रोटोबायंट्स अब ट्रू सेल बनाए एंड दैट इज कॉल्ड एज द यूबायंट, जिसमें ब्रोथ मतलब हॉट डाइल्यूट सूट entered in protobionts and they have started dividing. Then more proteins were formed, more protein plus fat react करके first cell बने and such development is अभी तक साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना है. दैट इज यूकैरियोटिक कंडीशन नहीं डेवलप हुआ है. नाउ these protobionts they have undergone continuous dividing and redividing, forming heterotrophs जिनमें न्यूट्रिएंट कम होने लगे. जिस हॉट सूप में अब कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो रहा है प्रेजेंट केमिकल्स का, और नए ऐसे केमिकल्स अब नहीं बन रहे हैं क्योंकि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट खत्म हो चुका है. तब इन एनिमल्स इन ऑर्गेनिजम्स ने या इन फर्स्ट सेल्स ने दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स. इन्होंने ऑटोट्रॉफ कंडीशन डेवलप किया, बैक्टीरियल क्लोरोफिल डेवलप किया. दैट इज नाउ व्हेन the struggle started. अब डार्विनिज्म का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्टेड. रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट खत्म होने लगा. anaerobic bacteria now they have developed the chlorophyll, converted into they were still anaerobic photoautotrophs. अभी तक ये वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे हैं, अभी तक ये वाटर को
से ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे हैं, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड वाटर और सन के क्लोरोफिल से साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बने, बैक्टीरिया बने, which have converted to the first autotrophs or the first prokaryotic cell. And now these first prokaryotic cell, they have started developing a membrane like structure around the genetic material, that is the RNA, which in further course converted into DNA also, and thus formation of eukaryotic cell taken. And that यूकैरियोटिक सेल के बनने की दो थ्योरीज दी गई, सिम्बायोटिक ओरिजिन एंड इनवाजिनेशन ओरिजिन, दैट वी हैव सीन. सिम्बायोटिक ओरिजिन के डिटेल्स सिलेबस के हिसाब से मुझे नहीं पढ़ना है. सिम्बायोटिक ओरिजिन में साइनोबैक्टीरिया और प्रेडेटर बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को कंज्यूम करते थे, वो डाइजेस्ट नहीं हुए प्रॉपरली और वो नए ऑर्गेनेल्स के रूप में बन गए. And cell membrane invagination theory has told that invagination cell membrane का होकर के different cell eukaryotic cells बने with the true nucleus. So this is the very interesting story of the origin of life and cellular evolution. अगले क्लास में अब दो, क्योंकि मिलर्स एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मिलर एक्सपेरिमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स में जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स हम बहुत सारे देख कर के आ रहे हैं जिनसे ये प्रूफ हुआ कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी the experimental proofs of chemogeny and biogeny, and then certain important question answers जो जितना मैं कलेक्ट कर पाई हूँ वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. एंड देन वी विल स्टार्ट वीकली. नाउ आई थिंक 2 लाइव क्लासेस एंड 3 एटलीस्ट 2 तो कम से कम ज़रूर ही रिकॉर्डेड क्लासेस देना जरूरी है, प्रेजेंटेशन, सो दैट यू कैन गेट योर नोट मटीरियल ऑल्सो. So thank you. Do we have any question answer? Good evening everyone. I know this chapter becomes long. बहुत बार सजेशंस आ रहे हैं कि शॉर्ट कीजिए, बट इवोल्यूशन या जो भी चैप्टर्स ऐसे हैं एमएससी के लेवल पे, पीएचडी आप करने जा रहे हैं, लेक्चरशिप आप करने जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा तो डिटेल्स में आप समझें. सो आफ्टरवर्ड्स बाद में भी आप अपने क्वेरीज नोट्स में चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक. ओके, गुड नाइट एवरीवन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो लाइक्स तो दीजिए, लाइक्स बहुत कम मिलते हैं. लगता है कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं मेरे एक्सप्लेनेशंस. अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक्स ज़रूर कीजिए. अभी भी सिर्फ बहुत ही कम लाइक्स दिख रहे हैं. सो डू गो डूइंग liking my chapters, my classes. Thank you. Good night.